अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर क्लास का सेकंड लेसन मुजस्मा। इसके राइटर हैं गुलाम अब्बास। बादशाह अपनी हसीन और जवान साल मलका को दीवाना वार चाहता था। मलका दिल ही दिल में उसकी उल्फत पर नाज करती, मगर फितरतन वो औरतों के इस गयूर और ख़ुद सर तबके में से थी जो दुनिया में किसी का एहसानमंद होकर रहना, किसी को अपनी कमज़ोरी से बाखबर करना और अपने तेईस के रहम व करम पर छोड़ देना औरत के वक़ार के मनाफी समझता है। मतलब कि वो नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि मैं बादशाह से कितना प्यार करती हूँ और मैं किसी पे ज़ाहिर ना करूँ, ना मैं किसी के एहसानमंद रहूँ। वो इंसान थी और इंसानों की तरह उसके सीने में भी दर्द मोहब्बत का तूफ़ान बारहा उठता, मगर उसका जज्बा खुददारी उसे दबा लेने में कामयाब हो जाता। मतलब वो जो थी उस इंसान ही थी और इंसानों की तरह सीने में दिल भी में रखती थी। उसको तकलीफ़ भी होती थी, वो मोहब्बत का इजहार भी करना चाहती थी, लेकिन जो जज्बा खुददारी था, जैसे उस बादशाह के लिए होता था, तो वो उसको दबा लेता था और वो ज़ाहिर नहीं करती थी। जब वो बादशाह को आते देखती तो उसकी नज़रें वफ़ौरन अदब से झुक जाती, कान फरमाने शाही के मुंतज़िर हो जाते। फरमाने शाही मतलब बादशाह का हुक्म, वो तस्लीम व अताअत का एक ज़िंदा पैकर बन जाती थी। बादशाह इसी चीज़ से उकता चुका था। मतलब वो एकदम बिल्कुल जैसे बादशाह के नौकर होते हैं उस तरीके से एकदम हो जाती और फरमाने शाही के लिए, फरमाने शाही मतलब बादशाह के हुक्म के एकदम ताबे हो जाती और एक अच्छाई की मूरत बन जाती। जब वो सल्तनत के कारोबार से फारिग होकर थका हारा महल में आता तो चाहता कि कोई ऐसा रफ़ीक व मसाद हो जो मोहब्बत के मीठे और जाँ नवाज़ कलमात से मेरे दिल को तस्कीन दे। मतलब कोई ऐसा रफ़ीक, कोई ऐसा दोस्त हो, कोई ऐसा साथी हो जो उसे बहुत अच्छी तरीके से बहुत प्यार भरे अल्फाज कहे, जिससे उसके दिल को सुकून मिले, जो बजाय मुझको मुखातिब करने के मेरे दिल से कलाम हो। मतलब वो चाहता था कि एकदम वो मेरे दिल को बातें छू जाएं। इसके बरक्स मलका के पुरतकल्लुफ़ रस्मी और मोहब्बत से आरी अल्फाज उसके दिल में नश्तर बनकर चुप जाते। नश्तर जो तीर में से निकलते हैं, तीर उनको नश्तर बनकर उसके दिल में चुप जाते। एक मुद्दत गुजर गई, मलका के बर्ताव में ज़रा फ़र्क ना आया। उसकी निगाहों में बादशाह का एहतराम जो पहले था वैसा ही अब भी था और उसकी खिदमत गुजारी में कोई वक्ता न उठा कर रखती थी, मगर वो कलमाए मोहब्बत जिसे सुनने के लिए बादशाह के कान बेताब रहते उसके मुंह से कभी ना निकलता। इत्तेफाक से इस अरसे के कोई औलाद भी ना हुई जो अपनी माँ की सर्द मेहरी का नेमुल बदल बन जाती। मतलब कि यहाँ पर वो बता रहे हैं कि मलका जो थी उसका कोई जो बात करने का अंदाज़ था वो चेंज नहीं हुआ, कहीं से वो चेंज होके नहीं देती थी। वो बस बादशाह को जैसे बहुत अच्छे तरीके से उसका एहतराम करती थी, उसका ख़याल रखती थी, लेकिन बादशाह जैसा चाहता था उसके साथ वैसा वो पेश नहीं आती थी और इत्तेफाक से इस अरसे में उनका कोई औलाद भी नहीं हुई थी। बेटा रहे हैं, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि बादशाह के यहाँ कोई औलाद नहीं थी और जो अपनी माँ का दिल नरम कर सकती, जिसे बादशाह परवान चढ़ते देखकर बादशाह के दिल में उम्मीदें और उमंगें पैदा होती हैं और फलती फूलती। बादशाह रोज़ बरोज़ लुत्फ़ ज़ीस्त से मायूस होता जाता था। यहाँ पर बता रहे हैं कि बादशाह हो सकता है शायद उनका कोई औलाद हो जाती तो बादशाह बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता और उसको देखकर वो भी ज़्यादा खुश रहता, जो अब अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा नाउम्मीद होता जा रहा है। एक दिन जब बादशाह दरबार जाने लगा तो मलका उसके पास आई और बड़े हमदर्दाना लहजे में कहने लगी, आलिजा, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या अजब दूसरी औरत से आपके यहाँ औलाद हो जाए जो आपके बाद तख्त व ताज की वारिस बने और आपका नाम कायम रखे। मैं आपको सच्चे दिल से इसकी इजाज़त देती हूँ। यकीन जानिए सौत के आने से मेरे दिल का अमन और चैन बहाल रहेगा। यहाँ पर बादशाह को जो मलका है
وہ اجازت دے رہی ہے دوسری شادی کی، وہ سوچ رہی ہے کہ شاید بادشاہ جو اتنا اپنی زندگی سے مایوس ہے وہ اولاد کی وجہ سے ہے، تو اس کو وہ مشورہ دیتی ہے کہ وہ چاہے تو دوسری شادی کر سکتا ہے اور ملکہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بادشاہ نے کس قدر خوشمگی نظروں سے ملکہ کی طرف دیکھا۔ اف، یہ عورت احساسات سے کس درجہ خالی ہے، گوشت پوست کی نہیں پتھر کی بنی ہے، اور اس کے سینے میں دل بھی پتھر ہی کا ہے۔ بادشاہ نے نظریں دوسری طرف پھیر لی اور محل سے باہر نکل گیا، کیونکہ بادشاہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، تو اسے دل میں بہت زیادہ غصہ آیا، اور اس نے سوچا کہ یہ گوشت کی یا کھال کی بنی ہے یا پتھر کی بنی ہے، اس کے اندر کوئی احساسات ہی نہیں ہے، اس کے سینے میں دل نہیں پتھر رکھا ہوا ہے، تو کیا اس عورت کو سزا دینی چاہیے، اور اس التفات شاہانہ کا جس کی وہ تنہا مالک ہے کسی اور کو بھی حصے دار بنا دینا چاہیے۔ بادشاہ دن بھر طرح طرح کے خیالوں میں آہیں بھرتا رہا۔ اسے ملکہ سے بے حد الفت تھی، ایسی الفت جیسی صرف شاعروں کا تخیل ہی تخلیق کر سکتا ہے، اور اس قسم کے چاہنے والوں میں سے تھا جو محبوب کی ہر تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر درد کرب سے کر رہتے ہیں۔ بادشاہ نے فیصلہ کر لیا کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایسی عورت کا کیا کیا جائے جو کسی بھی بات سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور بادشاہ ملکہ سے اتنی زیادہ محبت کرتا تھا کہ شاید جیسے شاعر کرتے ہیں اپنے ایک تصور میں شاعرانہ انداز میں، ویسی محبت۔ بادشاہ بے حد افسردہ اور محول رہنے لگا، نہ کسی سے بات کرتا نہ کسی سے ملتا، اپنے ہی خیالوں میں کھویا رہتا، سلطنت کے کسی کام میں اس کا دل نہ لگتا۔ روز بروز رعایا کے سود و زیاد مطلب جو لین دین کے کام تھے ان سے بھی بے پرواہ ہوتا جاتا۔ عمائد سلطنت اس کی یہ حالت دیکھ کر کرتے مگر دم نہ مار سکتے۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ کوئی غم اندر ہی اندر کھایا جاتا ہے، مگر اس غم کا سبب پوچھنے کی انہیں جرأت نہ ہوتی تھی۔ وہ اس کا دل بہلانے کے لیے سیر و شکار کو لے جاتے، شمشیر زنی اور نبرد آزمائی، شمشیر زنی مطلب جو تلوار بازی، اور نبرد آزمائی مطلب جو ریسلنگ وغیرہ ہوتی ہے، جو لڑائی کے اکھاڑے ہوتے ہیں، وہ منعقد کرواتے۔ دور دور کے باکمال سے باکمال مغنی بلائے جاتے، سبک رد سے سبک رد رقصائیں ان کے دربار میں پیش کی جاتی، لیکن ان سب چیزوں سے بھی اس کا دل مشاغل سے، چونکہ وہ جذبات کو اکساتے اور دل میں ولولے پیدا کرتے، مطلب وہ چاہتے کہ بادشاہ ان کا صحیح ہو جائے، لیکن وہ دلی طور پر دکھی تھا، اس لیے بادشاہ بجائے لطف اندوز ہونے کے اور افسردہ ہو جاتا۔ ہاں، ایک شغل تھا جس سے اسے کسی قدر تسکین حاصل ہوتی تھی، فن مصوری۔ بادشاہ کے پاس قلمی تصویر کا ایک نادر اور نایاب ذخیرہ تھا جس میں آئے دن اضافہ ہوتا رہتا۔ بادشاہ کی صنعت پرستی اور قدردانی کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، چنانچہ جوان بوڑھے اور نئیف صنف بھی قدردانی کے بھروسے پر ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آتے اور اپنی محنت کی داد اور امیدوں سے بڑھ کر پاتے۔ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ مطلب وہ بہت زیادہ صرف ایک ہی چیز تھی جو اسے کافی سکون دیتی تھی، وہ تھا فن مصوری۔ اس کے اندر وہ بہت زیادہ اس کو تسکین ملتی تھی اور وہ اس سے اپنے آپ کو بہت ریلیکس محسوس کرتا تھا، تو بہت دور دور سے لوگ اس کے پاس آتے تھے اور اپنے فن پارے لے کر، اپنی چیزیں لے کر، جو نادر و نایاب و ذخیرے ہوتے تھے، اور جو وہ سوچ کر آتے تھے اس سے بھی بادشاہ انہیں بہت زیادہ نوازتا تھا۔ ان کو کہ بادشاہ بہت زیادہ افسردہ اور اکیلا رہنے لگ گیا تھا، اس کو الگ الگ مشاغل میں وہ لوگ مشغول رکھتے تھے تاکہ وہ پریشان نہ رہے اور اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، لیکن کیونکہ وہ مشاغل اس کے جذبات کو اکساتے اور دل میں ولولے پیدا کرتے تھے، اس لیے بادشاہ بجائے لطف اندوز ہونے کے اور افسردہ ہو جاتا تھا۔ ہاں، ایک شغل تھا جس سے کسی قدر اسے تسکین حاصل ہوتی تھی، وہ تھا فن مصوری۔ بادشاہ کے پاس قلمی تصویروں کا ایک نادر و نایاب ذخیرہ تھا۔ بادشاہ کیونکہ بہت زیادہ شوقین تھا فن مصوری کا، تو اس کے پاس جو بھی آتا اور وہ اپنی اس چیز کی داد وصول کر کے جاتا۔ ایک روز ایک بوڑھا سنگ تراش ایک سنگ مرمر کے مجسمے لیے ہوئے بادشاہ کے حضور پیش ہوا۔ یہ ایک حسین عورت کی شبیہ تھی، صنعت کا نادر و ترین نمونہ تھا۔ ساحر نے پتھر کے ایک بے جان سے ٹکڑے میں عشق کا گرم سانس پھونک کر اسے حیات دام بخش دی تھی، مطلب
وہ संग मरमर का एक मुजस्मा तो था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे मानो जिंदा हो। ये मुजस्मा 1.5-2 फीट से ज़्यादा न था, मगर संगतराश ने उसमें ऐसी ज़िंदगी भर दी थी कि उसे देखकर उसके कदो कामत का एहसास तक न होता था। उठते बैठते बादशाह की निगाह इस मुजस्मे पर पड़ती और वहीं जब जाती, मगर न जाने मुजस्मे में क्या बात थी कि वो उसे दूसरी चीज़ों की तरफ मुतवज्जह न होने देती थी। इसके साथ साथ बादशाह की हालत में भी एक तगय्युर होता जाता। मलका की संगदिली और बेमेहरी का गम तो उसे किसी वक्त भी दिल से दूर न होता था। मलका को इस हसीन मुजस्मे का इल्म था। उसे ये भी एहसास था कि मेरे साथ बादशाह के बर्ताव में फ़र्क आ गया है और वो मुझसे दूर रहने लगा है। एक दिन सुबह को बादशाह बिस्तर से उठा तो बेचैन था। रात उसे अपनी कम नसीबी का एहसास शिद्दत से हुआ था। मुजस्मा इस कदर उसे जिस कदर हसीन मालूम हुआ, पहले कभी ना हुआ था। गोया अगर बादशाह ने इस का हाथ पकड़कर खींच लिया तो नाज के साथ अपने नन्हे पाँव उठाती बेहिजाबाना उसके पास चली जाएगी। मतलब उसको ऐसा उस दिन ऐसा फिर वो उसके पास ही बैठा हुआ था। फिर जब वो आज सुबह से मेरी तबीयत भी गिरी, मलका बादशाह से कहने लगी कि आज सुबह से मेरी तबीयत भी गिरी है, इसलिए मैंने भी अभी तक नाश्ता नहीं किया। मलका की ज़बान से ये फ़िक्रा सुनकर बादशाह चौंक उठा। उसके बाद वो मलका के साथ खाने के कमरे में चला गया। गोश्त चंद लुक़मों से ज़्यादा न खा सका, मगर आज उसे एक ऐसी लज्जत का एहसास हुआ जिससे वो आशना न था। अब मलका के रवैये में भी फ़र्क आने लगा था। पहले की तरह उल्टे पाँव न लौट जाती थी, बल्कि अब वो बादशाह को कभी सैर की गर्ज से और कभी नाश्ते के लिए गर्ज से किसी न किसी बहाने ख्वाबगाह से बाहर ले जाती थी। एक दिन महल में एक अजीब वाक़या हुआ। सुबह को जब बादशाह बिस्तर से उठा, उसके मुजस्मे के दाहिने गाल पर एक स्याही का बड़ा बदनुमा दाग लगा हुआ था। गज़ब के आलम में मुट्ठियाँ बंद हो गईं। फिर उसने क्या किया कि वो बहुत ज़्यादा परेशान था, तो उसने अपने जो ग़ुलाम थे उनको बुला के खूब मारा, खूब उन पर गर्जा बरसा। खुद ही इस मुजस्मे के गाल पर से स्याही का धब्बा दूर करने में सर्फ हो गया। मलका चुपचाप वहाँ से चली गई। इस वाक़े को 2 हफ्ते गुजर गए। एक दिन उससे भी बढ़कर नागवार पेश आया। बादशाह सुबह उठकर मुजस्मे के पास आया तो देखा कि उसकी दोनों आंखें फूटी हुई हैं। मुजस्मे की आंखें बादशाह को खूब महबूब थीं। उन्हें वो जल परियों की ज़मरूदी आँखें से तशबीह करता था, मगर ये देखकर बादशाह बजाय गज़बनाक होने के खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुजस्मे के ऐबदार हो जाने पर भी बादशाह की नज़रों में उसकी वक़्त वैसी ही रही जैसे पहले थी। इसके बाद एक दिन बादशाह ने देखा कि मुजस्मे के दोनों कान कटे हुए हैं। ये वही कान थे जिन्हें बादशाह सदवे समी कहा करता था। फिर एक दिन देखा कि उसकी नाक कटी हुई है। उसके बाद एक दिन देखा कि उसके सीने पर किसी तेज़ धार हथियार से ज़रबें लगी हुई हैं। लेकिन फिर भी बादशाह इस मुजस्मे का वैसा ही गर्विदा रहा। अब भी घंटों उससे खेलने में मशगूल रहता। एक दिन सुबह को बादशाह ज़रा देर से उठा। रात उसे बड़ी सुख की नींद आई थी। उम्र भर ऐसी मीठी नींद कभी न सोया था। अंगड़ाई लेता हुआ उठा बैठा। जूँ ही मुजस्मे की तरफ नज़र गई तो मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। क्या देखता है कि फ़र्श पर संगे मरमर के हज़ारों छोटे छोटे टुकड़े बिखरे पड़े हैं। दूसरे लम्हे मलका उसके कदमों में थी, क्योंकि वो सारे काम जो थे वो मलका ने किए थे। और मलका अब उसे ज़ाहिरी तौर पर, दिली तौर पे तो वो उससे मोहब्बत करती थी, ज़ाहिरी तौर पर भी अब उसको दिखाना उसने शुरू कर दी थी। तो अब वो उसके पैरों में थी, ताकि मैंने ये सब जो चीज़ें वो मैंने की हैं और वो कबूल कर रही थी। बच्चों, फर्स्ट लेसन का आपका सेकंड लेसन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।